All right. Okay, students, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। So, so we know okay, we can hear each other and you can also see the slides. यस सर। Okay, तो जैसा मैं हमेशा हमारा असूल है कि बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर, ये हमारी लास्ट स्लाइड है पिछले लेक्चर की। तो एनी क्वेश्चंस विच यू हैव अप टिल नाउ फॉर द मटेरियल वी हैव कवर्ड इन द नो क्लास। सर। जी, नो सर। ओके। तो वी कंटिन्यू। हम मैंने लास्ट टुवर्ड्स द एंड हमने लास्ट टाइम क्विकली क्रैमर्स रूल को देखा क्योंकि इट वाज सो सिंपल एंड ऑब्वियस, और ये आपको असाइनमेंट में भी दिया था। मैनी ऑफ यू हैड डन इट आल्सो। हमने ये बताया था कि सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने कई तरीके सीखे हैं, और वो तरीके जस्ट टू रिकॉल और रिमाइंड यू हमने, ताकि आप उस चीज़ों को साथ साथ कनेक्ट करते रहो। ओके, हम स्टार्ट हुए थे, हमने गॉसियन से यही सीखा कि किस तरह सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय द गॉसियन। ओके, गॉसियन में हमने क्या किया? हमने एक ट्राइंगल, अपर और लोअर ट्राइंगल को रो एलिमिनेशन की, और जो नॉर्मल रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया, विच मीन्स एक ट्राइंगल रह गई, कोई अपर या लोअर ट्राइंगल को हमने एलिमिनेट कर दिया। उससे नेचुरली एक फायदा ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट करें जो हमने इसमें करते हैं, ये अब हम चीजें कर चुके हैं, मगर हम अब इसको बिगर पिक्चर में इसको दोहरा रहे हैं कि अगर गॉसियन में आपका ये मैट्रिक्स था और इधर लेट्स से ये बी वाली चीज थी, ये बी वाली चीज, तो अगर आपने कोई ट्राइंगल एलिमिनेट कर दी, लोअर या अपर ट्राइंगल में इसको रो ऑपरेशन से कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट को यहाँ आपने सारे जीरोस कर दिए, ये जीरोस कर दिए, ठीक है। तो फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको ये लेट से ट्राइंगल का यहाँ पे सिंगल रह गया वेरिएबल, उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी, और फिर ये वैल्यू इससे नेक्स्ट वेरिएबल अगले में दो है उसकी वैल्यू में काम आ जाएगी, और बैक सब्स्टिट्यूशन से फिर ये दो वैल्यूज आपको थर्ड वैल्यू को फाइंड करने में काम आ जाएंगी, और इस तरह पहला वेरिएबल फाइंड हो जाएगा। लास्ट वेरिएबल से शुरू करके पहले वेरिएबल तक आप बैक सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। गॉसियन का वो था। फिर हमने देखा गॉसियन जॉर्डन। उसमें हमने क्या किया? यही रो रिडक्शन की, मगर मिनिमम मिनिमम रो रिडक्शन, रिडक्शन रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म, ये एक्लोन फॉर्म में हम जो करते हैं हाफ ट्राइंगल, तो गॉसियन जॉर्डन में हम रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म का मतलब है कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट रह गए और बाकी सारे जीरो कर दिए हमने, ये रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में किया। इसमें भी क्यों कैलकुलेट हो जाता है, ये और भी ज्यादा थोड़ा से रो ऑपरेशन बढ़े क्योंकि हमने ऊपर के भी जीरो किए हैं, मगर फायदा ये हुआ कि अब हर एक डायगोनल का जो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू आपके पास यहाँ, ये फर्स्ट वाला है, इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है, इसकी वैल्यू ये है, और दूसरे की नेक्स्ट है, लास्ट की ये है। तो ये रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म गॉसियन जॉर्डन, इससे हमने सॉल्व किया। फिर हमने और बहुत सारे मेथड अभी देख चुके हैं, वैसे ए आई से शुरू हुए, ए के साथ अपेंड किया एक
आई मैट्रिक्स, और इनको हमने तीसरा मेथड जो हमने इसमें हमने ए को रेड्यूस गॉसियन जॉर्डन किया, रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म अप्लाई की, और उसके जरिए से ए को एक आई में कन्वर्ट किया, और ऑटोमेटिकली जो राइट हैंड साइड थी वो उस वक्त ए इनवर्स बन जाएगी। ये मेथड हमने सीखा। ठीक? उसके बाद ये वाला थर्ड मेथड। फोर्थ हमने स्टैंडर्ड जो तरीका था जिसको बार बार अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो हम कहते हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि हमारी ये इक्वेशन है कि ए एक्स इंटू बी इक्वल टू बी है हमारा एक्सप्रेशन। तो हमारा एक्स फाइंड करने के लिए वी कैन डू इट बाय ए इनवर्स बी। तो हमें अगर ए इनवर्स किसी भी मेथड से करें तो हमें एक्स फाइंड हो सकता है, और हमने ए इनवर्स जो अभी तक इस्तेमाल किया और जिसमें हमारे ये नॉलेज ऑफ डिटर्मिनेंट जो इम्प्रूव होता जा रहा है वो भी काम आ जाएगा। अगर वहां पर हमें कुछ कमी थी वो फर्दर इम्प्रूव हो रही है। और ए इनवर्स के लिए हमने कहा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ डिटर्मिनेंट का सारा हमारा भी जो एडेड नॉलेज है वो अब बीफ अप हो रहा है, और इधर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने इवन डिटर्मिनेंट के सिलसिले में क्योंकि एडजॉइंट को काफी इस्तेमाल किया है, एटलीस्ट एडजॉइंट नहीं, इसकी जो को फैक्टर मैट्रिक्स को हमने बहुत इस्तेमाल किया है, विच इज वेरी क्लोज टू एडजॉइंट। उसका ट्रांसपोज ले तो एडजॉइंट बन जाता है। तो को फैक्टर हमने यहाँ डिटर्मिनेंट सीखते हुए काफी डिटेल से सीखा है। अब हमें ये चीज सॉल्व करना और भी आसान हो गई है, तो हम इस मेथड से भी हमने किया। ठीक है, इसी तरह अब ये फिफ्थ मेथड है, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा डिटर्मिनेंट को ज्यादा फ्रेंडली तरीके से देख लिया है। तो फिफ्थ मेथड हमने यहाँ ये सीखा कि अगर ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं और इन्हें सॉल्व करना है, विच मीन्स ऑल अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करना है, तो हम ये कहते हैं कि नंबर एक, यहाँ भी जब ये भी हमने किया था तो इधर भी हमने ये कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर कहते हैं और वो सॉल्व हो जाती है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो तो वो सिंगुलर है और हम कहते हैं सॉल्व नहीं होगी। तो हमने इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जीरो होने का मतलब है यू कैन नॉट फाइंड द ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा वो असूल यहाँ भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में इस्तेमाल हो रहा है। अगर जीरो हो जाए डिनोमिनेटर तो ये इनफाइनाइट हो जाता है और अनडिफाइंड हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी जीरो जब भी कभी आप ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं या सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमने कहा कि अब हमें डिटर्मिनेंट पे जरा ज्यादा अबूर हो गया है, तो हम ऐसा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट को रिगरसली इस्तेमाल करना हो। तो ये मेथड ये था कि भाई आपका ए में बारी बारी आप रिप्लेस कर दें कॉलम को बाय द राइट का जो ये बी जिसको हम बी कहते हैं, इस बी से आप रिप्लेस कर दें। तो अगर आप फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करें तो मैं इसका नाम A1 मैट्रिक्स रख देता हूँ, दूसरे कॉलम में करें तो मैं A2 रख देता हूँ, तीसरे कॉलम में करें तो A3 इसका नाम रख देता हूँ। और इस तरह फिर मेरे लिए ये अननोन्स फाइंड करना आसान है कि मैंने अगर x1 यहाँ पर ये x1 x2 x3 है वेक्टर के, x1 फाइंड करना है तो मैं a1 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ a से, ये a है, इससे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह x2 में डिटर्मिनेंट ऑफ a2 विद आंसर आ जाएगा। तो बड़ा अगर डिटर्मिनेंट मैं एफिशिएंटली कर सकता हूं कैलकुलेट, तो फिर दिस मेथड इज वेरी हैंडी। ये हमने यहाँ पे अपनी लास्ट डिस्कशन को खत्म किया। अब हम, क्योंकि हमने क्रैमर रूल में भी और बेतहाशा जगहों पे और पहले भी हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना की बहुत एफिशिएंटली या डिफरेंट मेथड से काफी जरूरत महसूस हुई है कि हमें हमें डिटर्मिनेंट महसूस कर, स्पेशली आपने देखा होगा कि जब डिटर्मिनेंट का साइज बड़ा हो जाता है 2/2 तो खैर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता है। 3/3 में होते हैं तो आपके फिर वो आपको तीन, कोई एक रो कॉलम लें तो तीन एलिमेंट्स को उनके को फैक्टर
से मल्टीप्लाई करना होता है। 4/4 लेंगे तो 4 नंबरों को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, मगर अब जो वो कोफैक्टर की कैलकुलेशन है दैट विल इन्वॉल्व 3/3 डिटर्मिनेंट। तो इस तरह ये मामला बढ़ता जाता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए अब डिटर्मिनेंट्स, स्पेशली स्लाइटली बिगर डिटर्मिनेंट्स को एवेलुएट करना हमारे लिए एक सीरियस नीड बन जाती है जब साइज बढ़ता है। इसलिए जिस तरह हमने मैट्रिसेस में बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस या रो रिडक्शंस की और वहां पर हमने सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मकसद को हासिल किया, इसी तरह हम डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करने के लिए भी रो रिडक्शंस के ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हैं, जो अब हम करने लगे। लेकिन माइंड इट, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। देखने में या लिखने में तो हम कह देते हैं कि वो खाली फॉर्मली वो जो ब्रैकेट्स एंड में मैट्रिक्स के होते हैं उनकी जगह हम वर्टिकल लाइंस बना देते हैं और वही की वही मैट्रिक्स लिख के कह देते हैं ये डिटर्मिनेंट है। It may sound that small or maybe sometimes not even noticeable by people, but it is an absolutely different thing. It's absolutely वो set of linear equations हैं. It may be considered as set of vectors, row vectors, column vectors, thing like that. और ये जो है एक डिटरमिनेंट की वैल्यू आंसर इज ए स्केलर आंसर, एक नंबर। ठीक, मैट्रिक्स में बिकॉज ऑफ सो मैनी वेक्टर्स और आपका अननोन्स का भी एक वेक्टर है, तो देर विल बी आंसर्स कैलकुलेटेड ऑन दोज वेक्टर्स एंड फाउंड फॉर ईच वेरिएबल ए सेपरेट आंसर। यानी इवन आंसर का इज ए वेक्टर जिसकी वैल्यूज आप निकाल लें, स्केलर वैल्यूज लेट्स से फाइंड करते हैं तो एक वेक्टर की करते हैं। इसके अंदर द होल डिटर्मिनेंट रिड्यूसेस टू ए सिंगल नंबर, ए स्केलर नंबर। तो आप इसके लिए अपने असूल होंगे, अपने तरीके होंगे और आंसर भी एक स्केलर होगा। ये अब इस लिहाज से डिफरेंट है। डोंट मिक्स अप कि यार मुझे उधर रो ऑपरेशन आते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो उस लेवल पे सीखी भी आपको फेमिलियर लगेंगी और आप यहाँ पर उन्हें अप्लाई करने में कंफर्टेबल होंगे, मगर इसके अपने रूल्स हैं और अपने तरीके हैं और इसका अपने किस्म का आंसर है। तो इसको फिर डिस्टिंग्विश करना, समटाइम्स पीपल मिक्स दोज रो ऑपरेशंस विद दिस बिकॉज ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज भी हैं। अच्छा, अब उसको करने के लिए एक आध प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं और फिर हम डिटर्मिनेंट के रो ऑपरेशंस की रूल्स को इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो एक ये वाली बात हमेशा हम जो बार बार कहते हैं, नंबर एक, हम कहते हैं कि जब भी कभी ए इनवर्स मालूम करना है तो उसके लिए जरूरी है कि डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। ठीक है। अच्छा, अब उसमें बहुत सी रीजन, यानी डिटर्मिनेंट कैन बी जीरो, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा पहले, अब एक ऑब्वियस चीज जिससे डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है जो हमने बताया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब है कि यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, अगर इसमें कोई रो, एनी रो और एनी कॉलम, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह इंटरवल सॉल्व होता है वो ये होता है कि आप इसको बारी बारी लेते हैं और इसको कैंसिल करते हैं और रिमेनिंग के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हर दफा ये मल्टीप्लाई करने वाली चीज जीरो होगी तो आपके सारे आंसर जीरो होंगे और डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स की एनी रो और एनी कॉलम आपका जीरो है, तो क्योंकि आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने में चॉइस है कि आई कैन चूज एनी रो और एनी कॉलम फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग माय दोस्त, जो मैंने हम विद रिस्पेक्ट टू ए रो और कॉलम ही डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो आप हमेशा देखो कि एक तो आपका चॉइस ये होता है कि अगर ये केस ना भी हो तो यू ट्राई टू फाइंड अ रो और अ कॉलम
जिसमें मिनिमम नॉन जीरो टर्म्स हो। ये आपने हमेशा अपनी तरजीह बनाए कि जब भी कभी आपने डिटरमिनेंट सॉल्व करना है and आपका चॉइस आपके पास है कि यू कैन चूज एनी रो और कॉलम ऑफ योर डिजायर, तो यू मस्ट चूज ए रो और कॉलम जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो और कम से कम नॉन जीरो टर्म्स हो। तो आपका उतने ही गुना टाइम, वो जो एफर्ट है वो कम हो जाएगी। जितने जीरो होंगे उस जगह आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अगर कोई पूरी रो या कॉलम जीरो हो जाए तो हमें पहले से ही पता चल गया कि इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, जिसकी मैंने अभी आपको वजह बताई। अगरचे डिटरमिनेंट के जीरो होने की वाहिद रीजन ये नहीं है कि खाली रो और कॉलम जीरो, डिटरमिनेंट जिसमें कोई रो और कॉलम जीरो ना हो वो भी जीरो हो सकता है। मसलन मैं एक छोटे से डिटरमिनेंट से आपको इस एग्जाम्पल दे दूं, आप उसको बड़े में भी जाए। ठीक है, कि अगर हम कहते हैं कि एक डिटरमिनेंट है जिसमें लेट्स से ये 4 and 3 है एंड ये 6 and 2 है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। अब ये डिटरमिनेंट है, इसमें कोई रो एंड सॉरी ये मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट विल बी 4/2 6/3 का ये डिटरमिनेंट। अब आपने अगर निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये ए मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो ये है which is equal to 4 into 3 minus 6 into 2, तो 12 minus 12 which is 0। तो अब देखिए ये एक ऐसा डिटरमिनेंट है या ऐसी मैट्रिक्स थी जिसमें कोई रो या कॉलम जीरो नहीं था, फिर भी डिटरमिनेंट जीरो हो सकता। तो आपने खाली ये क्विक वे ऑफ लुकिंग एट इट है कि अगर ऐसा है तो आपको फौरन पता चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब भी यू मस्ट कैलकुलेट द डिटरमिनेंट, फाइंड इज डिटरमिनेंट जीरो। अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो फिर आप कहते हैं मैं इनवर्स नहीं निकाल सकता। दूसरी बात यह है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम सारे स्क्वायर केसेस की बात करें क्योंकि डिटरमिनेंट्स वगैरह और ये उसके लिए, तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर आपने डिटरमिनेंट आप मालूम करेंगे उसके ट्रांसपोज का, तो वो डिटरमिनेंट वही होगा जो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का है। तो एक आपको अगर कहीं ट्रांसपोज करना पड़ जाए और फिर डिटरमिनेंट निकालना हो तो डोंट रिपीट द एफर्ट ऑफ फाइंडिंग, यूज दिस रूल एंड प्रॉपर्टी। और उसके बड़े लॉजिकल रीजन है, लॉजिकल रीजन वही नंबर्स इन अनदर ऑर्डर मौजूद हैं। तो आप ऐसा समझिए कि पहले आपने किसी रो के हिसाब से जो डिटरमिनेंट लेना था वही अब कॉलम के हिसाब से डिटरमिनेंट निकल रहा है, और जो कॉलम के हिसाब से डिटरमिनेंट रहता है वो रो के हिसाब से। इसलिए डोंट रिपीट द एफर्ट अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए टी की जरूरत पड़े एंड यू ऑलरेडी हैड ए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हम प्रॉपर्टीज शुरू कर देते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑफ अ डिटरमिनेंट, और अब हम उनको यूज करेंगे। अच्छा जी, अगर बी एक मैट्रिक्स है, पहली बी एक मैट्रिक्स है दैट रिजल्ट्स व्हेन अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर के, तो फिर उसका डिटरमिनेंट पहले के डिटरमिनेंट, मसलन ये एक मैट्रिक्स है अगर ये यहाँ मैंने डिटरमिनेंट की शक्ल में अब इसको लिख चुका हूं, लेकिन जब ये मैट्रिक्स थी तो ये आप समझिए यहाँ पर आपके ब्रैकेट्स पड़े थे। ये तो अगर ये एक मैट्रिक्स हो जिसकी एक रो जो है वो के से सपोज मल्टीप्लाई हुई हुई है और के इसमें कॉमन है, तो इसका डिटरमिनेंट इससे पहले जो चीज थी उसके डिटरमिनेंट का के टाइम्स है। टू पुट इट इन ए शॉर्ट फॉर्म, मैट्रिसेस में जब हम के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो इफ यू रिमेंबर, तो वहां मल्टीप्लाइंग बाय के या टेकिंग आउट कॉमन ऑफ के इन ए मैट्रिक्स मेंट ऑल द एलिमेंट्स। जब मैंने आपको सिखाया था कि भाई ओके फाइंड के ए, अगर ए है और इसका मैंने के ए मैट्रिक्स मालूम करनी है, ठीक है, एक ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, और मैं ऐसे कोई कहे ओके फाइंड ए मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स, आपकी के ए मैट्रिक्स का मतलब होगा
कि आपकी ए के मैट्रिक्स में जो सारे नंबर थे, ए के मैट्रिक्स में सारे नंबर थे, सारे ऑल एलिमेंट्स रोज एंड कॉलम, इन सब को आप के से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसके बाहर आप के लिखेंगे, ये जो के बाहर लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स के बाहर, दिस के गेट्स मल्टीप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स, अंदर के सारे के ए1, के ए11, के ए22, ए12 और इस तरह हर एलिमेंट टिल ए एन एन जो है वो ए एन ये के से मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना या कोई कांस्टेंट कॉमन निकालना का मतलब है विद ऑल द एलिमेंट्स, विच मींस ऑल द रोज एंड कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो के से मल्टीप्लाई होते हैं। डिटरमिनेंट में ये आपको बड़ा अहम बात है डिस्टिंग्विश करना, इसमें के से मल्टीप्लाई करना या कॉमन निकालने का मतलब है कोई एक रो, एनी रो, अच्छा ये पाबंदी नहीं, एनी रो या कॉलम को आप एक रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी रो या कॉलम में से के कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे ये है। तो इस डिटरमिनेंट में से यू कैन राइट इट कि अगर ये है, इसको आप कहते हो कि मैं के कॉमन निकाल रहा हूं पहली रो से, तो मेरा अब डिटरमिनेंट निकालना होगा मुझे के इंटू जो रिमेनिंग रह जाएगा, ये के कॉमन निकल गया, तो मैं के इंटू दिस चीज का डिटरमिनेंट मालूम करूं, उसको के से मल्टीप्लाई करूं। और अगर के से मैंने इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो मैं इस के को अंदर ले जाने के लिए किसी भी रो या कॉलम पे केस डाल सकता हूं। तो ये आपने बड़ा डिस्टिंग्विश क्लियरली करना है कि इसके रो ऑपरेशंस में मल्टीप्लाइंग बाय के और टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम के इज फ्रॉम ए रो और ए कॉलम, एनी रो और कॉलम, अनलाइक मैट्रिसेस जिसमें मल्टीप्लाइंग बाय के और टेकिंग कॉमन के मींस मल्टीप्लाइंग विद ईच एलिमेंट ऑल द रोज एंड कॉलम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैनी पीपल मेक दिस मिस्टेक। if B is the matrix that results when two rows or two columns of A are interchanged, then determinant of B, अच्छा इसका मकसद क्या है ये लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कि अगर एक आपका ये डिटरमिनेंट था, ये नॉर्मल वाला डिटरमिनेंट लिख लेते हैं अभी, चलो ये केस यहाँ नहीं है, और आपका ये ए है, ओरिजिनल डिटरमिनेंट ये ए है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर आपका जब इफ यू रिमेंबर मैट्रिक्स में ये असल में इक्वेशंस होती थी, यहाँ बी के भी वैल्यूज होती थी, तो मैट्रिक्स में ये इक्वेशंस थी। अच्छा इक्वेशंस के बारे में हमने आपको बताया कि यार अगर आप कोई सी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन ऊपर लिख दो एक इक्वेशन नीचे लिख लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैट्रिक्स में हम कोई भी दो रोज करते थे क्योंकि वो इक्वेशंस है, रो में कोई भी दो रोज एक्सचेंज करें तो नो चेंज, अगर ए है और उसकी कोई सी दो रोज चेंज कर लेंगे तो वो ए ही रहेगा, ठीक है। बट इट्स ए कंप्लीट रो विच रिप्रेजेंट इक्वेशन इंक्लूडिंग बी, तो उसमें रो का स्वैप करना डज नॉट चेंज द सिचुएशन एट ऑल, वही रहती है। मगर डिटर्मिनेंट में अगर आप एनी पेयर ऑफ रोज इंटरचेंज करेंगे या एनी पेयर ऑफ कॉलम्स, इसमें कॉलम भी है, उसमें तो हम कॉलम को नहीं करते क्योंकि वो इक्वेशंस जो है हमारी हॉरिजॉन्टल थी, इसमें एनी पेयर ऑफ रोज और कॉलम्स को स्वैप करें, ख्वाह वो ये हो, ख्वाह वो ये स्वैप हो, ख्वाह वो एडजेसेंट का स्वैप हो, तो वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से माइनस डिटर्मिनेंट उसका आंसर आएगा। यानी अगर ओरिजिनल का आंसर कैलकुलेट करने से आना था 37, तो अगर आप उसकी कोई रो या कॉलम को स्वैप करके कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा -37, ठीक है। ओके ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज हमारी अहम। ओके थर्ड, अच्छा थर्ड जो है ना ये बड़ी सिमिलर है, सिवाय इसके कि इसकी थोड़ी सी जनरलाइजेशन कॉलम पर भी है, मगर पहले हम मेन प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर आप जैसे वहां पे हमने करा था रो ऑपरेशंस में मैट्रिसेस में कि मल्टीपल ऑफ वन रो को ऐड करते थे टू अनदर रो, और हम कहते थे
नो प्रॉब्लम, नो चेंज। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी जो हम सॉल्व कर रहे होते थे, वो और ये अनचेंज रहे। तो हम किसी वक्त भी किसी रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे और उसको ऐड कर देते दूसरे में। हम रिडक्शन के लिए ये अक्सर ये काम करते थे, जॉर्डन में भी, गॉसियन जॉर्डन में भी और गॉसियन में भी ये काम करते थे। मोस्ट फेवरेट तरीका जीरोस लाने का। अच्छा, वही तरीका यहाँ भी वैलिड है। इसमें भी आप किसी भी रो को किस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक दूसरी रो में ऐड करें तो आपका वो कहते हैं ये डिटर्मिनेंट अनचेंज है। तो इसलिए आप इस तरह यहाँ डिटर्मिनेंट को भी वहां के तरीके की बजाय वहां के तरीके से रिड्यूस कर लें टू ए सुटेबल फॉर्म लाइक ए डायगोनल और ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट की शक्ल में, ताकि फिर आपका जो हम बताएंगे आपको कि फिर आपका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाता है। इट बिकम्स वेरी ट्रिवियल अगर आप ये काम कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन एज इट इज यहाँ भी वैलिड है। मगर यहाँ एक एडेड चीज जो हम करते हैं, वहां पर हम कॉलम्स में ये अप्लाई नहीं करते थे क्योंकि वो इक्वेशंस हॉरिजॉन्टल हैं और कॉलम्स में हमें उसकी कोई पर्पस नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी आप कॉलम्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, उसको दूसरे कॉलम में ऐड कर दें, तो आप कहेंगे कि अनचेंज मेरा डिटरमिनेंट वही है, अब मैं इससे फायदा उठा लूं, कोई चीज जीरो करनी है, कुछ करना है तो इस तरह कर लूं। ये है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज जो है इन सटल वे डिफरेंट है रो रिडक्शन की प्रॉपर्टी से। तो इसलिए हमें केयरफुली इनको इस्तेमाल करना है। इसका बहुत बेनिफिट है, जैसे वहां था कि आपका सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन हल हो जाता था, इस तरह यहाँ आपका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो सकता है जो अदरवाइज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हमने देखा है जब डिटर्मिनेंट बड़ा हो जाए तो उसका सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, अब नहीं होगा। ये वो तीनों प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी बताई और सिखाई उनके एग्जाम्पल है कि ये देखिए दिस थिंग, इसमें से k कॉमन निकाला तो k इंटू दिस थिंग, या ये था और उसमें k से मल्टीप्लाई किया तो वो ये बन गया। मगर देखिए k से मल्टीप्लाई किया इसे तो सब पे k नहीं गया, एक रो पे एक कॉलम पे जाएगा। दूसरा, अगर ये था डिटरमिनेंट आपका और इसमें आपने कोई स्वैप कर ली कॉलम या रो, और आपका ये देखिए ये 1 1 2 1 3 1 ये नॉर्मल डिटर्मिनेंट था। अगर इस डिटर्मिनेंट में आपने ये कोई सी ये दो रो इसको स्वैप किया, इन दो को आपस में स्वैप किया, अब जो ये डिटर्मिनेंट है ये उस ओरिजिनल का माइनस होगा, ये इसमें चेंज होगा। न्यू डिटर्मिनेंट इसमें स्वैपिंग हो गई, वो माइनस आंसर देगा। और ये फिर तीसरी मिसाल कि आपने अगर ये आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था, इसमें आपने 2 1 वाली रो, अच्छा ये इस रो को सेकेंड रो को k से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया फर्स्ट रो में। तो ये देखिए इसके इनको k से मल्टीप्लाई करके, इसको चेंज नहीं करते जिसको मल्टीप्लाई करते हो, ये तो खाली k से मल्टीप्लाई किया और इसको इसमें ऐड किया। तो यहाँ ऐड करने के बाद जो ये चीज बनेगी इसको चेंज किया जाता है हमेशा। तो ये देखिए a11 प्लस के a21 ये नीचे वाला ये जो था, और फिर ये के 1 2 उसमें नीचे का k टाइम्स, तो ये और ये एक ही है। ये वो चीज है जिससे हमें कॉलम्स का रिडक्शन का काम हम लेते थे जीरोस करने का वहां पर भी, और वो यहाँ पर भी लेंगे। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, एलिमेंट्री लेवल पर यहाँ पर भी एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री मैट्रिक्स पर काम करके हम डिटर्मिनेंट के इफेक्ट्स को देख सकते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस हमने बताई थी क्या है, वहां पर जो थी कि एक आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स हो, और उस पर कोई एक रो ऑपरेशन करें मैट्रिसेस के केस में, तो उसके बाद जो वो मैट्रिक्स बनेगी वो उसको हम एक एक ऑपरेशन के बाद जो नई आई मैट्रिक्स चेंज होके बनेगी उसको हमने कहा था एलिमेंट्री मैट्रिक्स।
तो हमने फिर ये भी साबित किया था कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें ए से, तो ई ए का रिजल्ट वही होगा जो अगर आप उस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन डायरेक्टली वो वाला अप्लाई करते। मैंने इसका आपको प्रॉब्लम भी दिया, आप समझ रहे हैं कि वहां पर ई का कॉन्सेप्ट जो था वो हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल से। वहां पर एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई का कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया है वो ये था कि अगर आपका, ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए बात हो रही है, कि अगर आपका एक मैट्रिक्स ए था जो हमने वहां किया है, आपको इसका मैंने प्रॉब्लम भी बताया था, ये आपका मैट्रिक्स ए था वहां। एक तरीका, आप इस ए पे डायरेक्टली कोई रो ऑपरेशन इस्तेमाल कर लें, जो हमने रो ऑपरेशन सीखे हुए हैं, स्वैपिंग का, कॉमन निकालने का, हम यानी मल्टीप्लाइंग बाय ए नंबर का करने का, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। मैट्रिक्स में भी रो ऑपरेशन बाय ए कांस्टेंट हम जब करते थे तो वो एक ही रो पे होता था, वो रो ऑपरेशन था। ठीक है, मैंने आपको अभी जो मैट्रिक्स और वेक्टर का बताया के ए का फर्क, वो अगर किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो के सब पे जाता है, लेकिन अगर उसका कोई एक रो ऑपरेशन करें तो उसका इम्पैक्ट कांस्टेंट का उस रो पर ही जाता है इन मैट्रिक्स में। ठीक है, अच्छा, अब ये मैट्रिक्स है, इस पे आप कोई रो ऑपरेशन करते हैं तो जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा, फर्स्ट करो उसका आप बी रख दें, बी मैट्रिक्स इज आफ्टर दैट रो ऑपरेशन। ओके, एक तरीके से ये बी मैट्रिक्स आप हासिल कर सकते हो बाय वन रो ऑपरेशन। दूसरा तरीका, आप एक ए के साइज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, आई ऑफ साइज, जो भी ए का साइज, अगर ये ए का साइज है n बाय n, तो आप एक आई मैट्रिक्स लो आई एन, जिसका मतलब यही है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर 1 1 1 1 1 है और इसका साइज बाकी जीरोस हैं और इसका साइज n बाय n है, ये लो। और आई एन पर एक ऑपरेशन वही वाला आप इस आई एन पे करो, आई एन पे जाहिर है वो ऑपरेशन आसान होगा, तो आप करो मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो अब जो आपका ई बनेगा, ये ई है, मैं कहता हूँ फर्स्ट को, ये इस ऑपरेशन के बाद मैंने कहा चलो ये पहला एक कोई रो ऑपरेशन किया तो उसका नाम मैं रख देता हूँ E1, क्योंकि फिर नेक्स्ट रो ऑपरेशन के लिए मैं इसका नाम E2 रखूंगा एक्सेट्रा। तो अगर मैं ये एक ऑपरेशन E1 के बाद, E1 अगर मेरे इस ऑपरेशन के बाद बन जाती है, E1 इज नाउ ए मैट्रिक्स जिस पर IN पे ही ऑपरेशन हुआ है, वो मैट्रिक्स है। तो इस E1 को A से मल्टीप्लाई करके अगर मैं कहूं E1 इंटू ए, तो मुझे मल्टीप्लाई करने से वही बी हासिल हो जाएगा, यही बी। यानी या मैं ए पे रो ऑपरेशन करूं या इस आई पे रो ऑपरेशन करके जो मेरा एलिमेंट्री मैट्रिक्स बने उसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों सूरत में रिजल्ट एक ही होता है। ये वहां पर मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन सीखी थी, तो अब उनको हम यहां पर भी बेनिफिट करेंगे। अगर ई रिजल्ट हो रहा है बाय मल्टीप्लाइंग ए रो ऑफ आई एन बाई के, क्योंकि अब हमारे अब हम वो ऑपरेशन मुख्तलिफ कंसिडर करेंगे जो हम करते हैं ई के लिए। अगर हमने कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके ये ई बनाया है, आई एन को के से मल्टीप्लाई, ओके। तो अब हम ये वाले काम जो हमने उधर सीखे थे मैट्रिसेस में, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स ली थी और उससे हमने ये वाली बातें की थी, फिर हमने जितने रो ऑपरेशन करते थे
वो सारे रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बजाय हमने कहा अच्छा यार ए को लो और बारी बारी जितने रो ऑपरेशन इस्तेमाल करने उतनी एलिमेंट्री मैट्रिसेस से पहले, यानी एक पहला E1 से ए को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको E2 जो दूसरे किसी ऑपरेशन के लिए बनी थी उससे मल्टीप्लाई के आंसर आया, और इस तरह आपने जितने भी रो ऑपरेशन करने थे उसकी जगह आप बारी बारी इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते गए, और आपने एक लिहाज से आप देखें तो इस तरह से वो जो रिडक्शंस करनी थी गॉसियन की या गॉसियन जॉर्डन की, वो इस तरह भी इक्विवेलेंट तरीका में पता चल गया। अब हम वही एलिमेंट्री मैट्रिसेस को डिटर्मिनेंट के मामलात को आसान करने में इस्तेमाल करेंगे, तो बड़ी दिलचस्प है। अच्छा जी, अगर वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मैंने बनाई है आई एन को कि एक रो को के से मल्टीप्लाई करके, तो फिर उस इस ई का जो डिटरमिनेंट है वो के होगा। आप उसे कैलकुलेट करें, यू विल फाइंड के इस बेसिक एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा। इसके रीजन ऑब्वियस है, लॉजिकल है, आप नंबरों से भी इस बात को देख सकते हैं, मगर एनीवे कि फिर इस रो ऑपरेशन के वाले डिटरमिनेंट आप क्या लिख सकते हो, फिर आपका कोई मसला नहीं है। अगर ई जो है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज से हो, जो हमने अभी ये तीन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया है, तो अगर ई जो है वो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज से हो तो फिर उसका डिटर्मिनेंट -1 होगा। यानी अभी जो हम बता नहीं रहे थे कि बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको अगर आइडेंटिटी पे काम अप्लाई करेंगे तो आपके एक्चुअल वो आंसर आ जाएगा। उस केस में तो हो रहा था ना माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, अब क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी तो इसके माइनस ऑफ देट या के ऑफ देट, वहां पर हो रहा था कि डिटर्मिनेंट का के टाइम्स हो जाएगा या डिटर्मिनेंट का माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि वो है ही 1, तो आपका आंसर डिटरमिनेंट का है कि के होगा, आंसर डिटरमिनेंट का कि -1 होगा। इसी तरह अगर वो एडिंग है मल्टीपल टू दिस एंड देन टू द अदर रो, तो फिर उसका आंसर ही इस काम के बाद उस ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट का आंसर 1 होगा। तो ये हमारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस की फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेंट जो नतीजा है वो हमने यहाँ दे दिया। ये काम में लाएंगे, इससे डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने थोड़ा सा बड़ा इसीलिए लिया, 4x4 के डिटरमिनेंट्स वगैरह जब बड़े होते हैं तो मसला आता है। तो ये ओरिजिनल ये 1 1 1 वाली थी, इसमें आपने सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो है, यहाँ 1 था, 3 से मल्टीप्लाई किया, अब ये बन गया। अब ये मैट्रिक्स को क्योंकि एलिमेंट्री थी, ये एलिमेंट्री में इंडेक्स आइडेंटिटी थी और इस पे एक एलिमेंट्री ऑपरेशन किया है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा के, क्योंकि के से मल्टीप्लाई किया रो को। यहां इसमें आपने स्वैप किया है, यहां देखिए ये असल में यहाँ 1 1 1 थे सारे, अब आप देख रहे हैं कि आखिरी रो आप ऊपर ले गए वहां यहाँ 1 आ गया, और पहली रो नीचे ले आए यहाँ 1 आ गई। इस एक स्वैप की वजह से इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कह सकते हैं कि अब ओरिजिनल का जो था 1, इसका -1। इसी तरह वो जो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय 7 एंड एडिंग, तो हमने अगर लास्ट रो को 7 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट एंड एडिंग, लास्ट रो को 7 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया फर्स्ट रो में, तो इसको यहाँ 7 था, जब वहां ऐड किया तो यहाँ 0 की जगह 7 आ गया और बाकी सब कुछ वैसे ही रहा। जब ये कोई ऑपरेशन इस आइडेंटिटी पे करेंगे तो ये अनचेंज है, तो जो ओरिजिनल 1 थी इसका आंसर वो वही रहेगा, ये अनचेंज। ठीक, तो ये है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से डिटरमिनेंट पे इफेक्ट, इसको अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और वो चीज वहां भी है, वहां भी है, वहां इसका इम्पैक्ट डिफरेंट था, यहाँ इम्पैक्ट डिफरेंट है, मगर ये प्रॉब्लम हर जगह है। ये प्रॉब्लम का मतलब ये है, यहाँ पे वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते, मगर उसको मैं बताता हूँ।
कि जैसे हमारी ये मैट्रिसेस में यहाँ पर वो बी की वैल्यूज भी होती थी, रोज होते थे, ठीक। और इनमें अगर कोई एक रो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यानी अगर कोई रो किसी दूसरी रो का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि हम वो जो मल्टीप्लाई ऐड का ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो रो तो जीरो हो जाएगी। अगर कोई भी रो दूसरी रो का मल्टीपल, ऑल अलोंग एक मल्टीपल है, ट्वाइस है, थ्राइस है, जो भी है, हाफ है, मल्टीपल का मतलब हाफ भी होता है, वन फोर्थ है, थ्री फोर्थ, जो भी कुछ है उसके कोएफिशिएंट्स अगर मल्टीपल हैं, तो हमारा वो जो होता है ना मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो वो वाला रो तो गायब हो जाएगी। और वो एक हमारा मसला है दोनों केसेस में। इसके मायने ये होते हैं कि आपको ये जो n बाय n का मैट्रिक्स है, इसमें ये सारे वेक्टर जो हम हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, वी वांट ऑल ऑफ देम टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक रो दूसरी रो से का से जनरेट या कैंसिल मल्टीपल नहीं है, इसलिए वो कैंसिल नहीं की जा सकती, और फिर आपको यूनिक वैल्यूज मिलती है मैट्रिसेस में। इस केस में भी अगर वो मल्टीपल है तो लाइक दैट केस वो रोज किसी वो रो जीरो हो जाएगी। अब आपके जो इंडिपेंडेंट वेक्टर थे यहाँ चार चाहिए थे आपको, अब एक्चुअली वो इक्वेशंस की तादाद 4 से 3 हो गई, क्योंकि एक इक्वेशन ऑल जीरोज हो गई। वहां पर इसका मसला ये आता था कि फिर आपके वो जो सॉल्यूशंस थे वो इनफाइनाइट हो जाते थे, क्योंकि अब आपके पास यूनिक वैल्यू इससे नहीं मिल रही, तो आप एक वेरिएबल आप आर एस टी को फर्ज करते थे और बाकी सारे उस पर डिपेंड करके सॉल्व करते थे। यहां पर क्या फर्क पड़ेगा कि यहाँ तो ये है कि अगर मैट्रिक्स ये हो गई, इसका मतलब कोई एक रो जीरो हो गई है, अब इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट में एक रो दूसरी रो का मल्टीपल है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो है। वाह, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, यू जस्ट ऑब्जर्व दैट एंड मेक दैट। ये सब ने यहाँ पर जैसे देखिए ये वन फोर था, इसको टू से मल्टीप्लाई, ये इसका ट्वाइस है, मल्टीपल है, तो हमें इसको कैलकुलेट किए बगैर हम कहेंगे ये जीरो। इसी तरह इसमें हमारी यही बात है, इधर भी है। तो इतने बड़े डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए इफ यू ऑब्जर्व दैट, तो आप वहीं पर ही उसका आंसर जीरो बता सकते हैं। अच्छा, अब हमने ऑपरेशन सीखे इसीलिए थे कि इनके जरिए से हम अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे और अपना काम डिटरमिनेंट सॉल्व करने का आसान करेंगे। जैसे वहां हमने इक्वेशन सॉल्व करना आसान किया था, यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना आसान करेंगे। ये एग्जांपल है कि आपका 3/3 का डिटरमिनेंट था ये, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप कहते हैं मैं इसको रो रिडक्शन वाले तरीके से सॉल्व करूंगा, ओके। तो आपने अब ऑब्जेक्टिव हमें पहले पता हो, वो सारे काम करना शुरू कर दे, रीजन पता ही ना हो। ये पहले आपके साथ हुआ मैट्रिसेस में, सम पीपल वर ट्राइंग के ये मल्टीप्लाई कर दिया, वो ऐड कर दिया, ये डाल दिया, वो भाई वो काम आपके पास टूल्स हैं, उन्हें यूज आपने किसी पर्पस के लिए करना है कि यार ये नट है, इसको मैंने खोलना है, अब मैं इस टूल को इस्तेमाल करूं, या ये पेज है जिस, ऐसा नहीं है कि आपका टूल्स है तो आप अब हर टूल को किसी भी चीज पे फिट करना शुरू कर दें, नहीं। तो पहले आप सोचें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है। टारगेट जिस तरह वहां हमारा था, होता था जो रो एक्लोन फॉर्म होती थी, बाद में फिर हमने रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म भी की, वो भी हो सकती है, मगर एनीवे रो एक्लोन फॉर्म, उसका क्या टारगेट होता था कि हम लेट्स से लोअर ट्राइंगल में सारे एलिमेंट्स को जीरो करें। और उसमें उसके लिए क्या तरीका होता था कि आप सबसे पहले इधर वन लें और उस वन के यही मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट एंड एडिंग के जरिए से इसको जीरो करें, फिर इसको जीरो करें, तो उस कॉलम में हाईएस्ट लेवल पे वन लेके उसके नीचे के सारे लोगों को मल्टीपल करके हम जीरो बना देते थे। फिर सेकंड उसमें हम इधर वन को लेते थे, क्योंकि हमने वो डायगोनल पे वो वन हमें चाहिए। सेकंड में हम यहां वन बनाते थे या लेते थे, और उससे फिर ये नीचे वाला, अभी हम लोअर ट्रायंगल को कर रहे हैं जीरो,
उसके जरिए से हम इसको जीरो करते थे। अब ऊपर वाले की हमें परवाह नहीं है, हमने लोअर वालों को जीरो कर, और फिर लास्ट वाले में अगर यहाँ तो है ही ये एक ही है, तो जितने भी आपके डायगोनल पर आप एक 1 लेते थे और उस डायगोनल के नीचे के सारे उनको जीरो करते थे बाय मल्टीप्लाई ऐड। ये लोअर ट्रायंगल का असूल वहां था। अब डिटर्मिनेंट वाले वही रूल लगाकर हम वही काम यहाँ करना चाहेंगे। तो अगर हमारे पास ये था, तो इस पर हमें अगर वो काम करना है तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है, भाई यहाँ पे 1 हो, या तो 1 ही नहीं है, तो फिर हम ये यहाँ पे काम कैसे शुरू करें, यहाँ पे 1 लाएं, ला सकते हैं। पहले ऐसा कोई रो सिलेक्ट करें जिसमें यहाँ 0 ना हो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, कोई भी ले सकते हैं। चलो मैंने, इन्होंने कहा हम ये ले लें, इसको और इसको स्वैप कर लें, तो यहाँ एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिसको आप 1 बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते। इन दोनों को स्वैप करें, इसको ऊपर लिखें, उसको नीचे लिखें। जब भी आप स्वैप करोगे तो आप कहोगे अब इसकी वैल्यू पहले वाले से माइनस है, तो माइनस ऐड करोगे, स्वैप करोगे, अब ये इक्विवेलेंट है, कोई अभी भी आप अनचेंज डिटरमिनेंट चल रहा है। अब आपका वो जरूरत है कि इन सब को आप 1 करो, सॉरी इसको 1 करो, और फिर नीचे वालों को 0 करने के लिए इस्तेमाल करो। इसको 1 करने के लिए क्या है, इसको 1 करने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3, मगर हमें पूरी रो को डिवाइड बाय 3 करना होगा, है ना, यानी कि हम 3 कॉमन निकालेंगे। तो हमने इस रो से 3 कॉमन निकाला बाहर, और रो अब ये डिवाइड बाय 3 के बाद 3 -2 और 3 हो गया, ये लिख दी। अब देखिए यहां से यहां आप आए, अभी तक अनचेंज इक्वल, आपका डिटरमिनेंट उसी तरह ही सॉल्व हो रहा है। अब आपको पता है कि मैंने ये 1 इसलिए किया था ताकि इसके नीचे के तमाम एंट्रीज को 0 बना सकूं। लकीली ये एंट्री 0 है पहले से, ओके, ये काम बच गया। अब इस 1 से इसको 0 करना है, कैसे करोगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड कर दो तो ये 0 हो जाए, पूरी रो, वो काम हमें पूरी रो पे करना है। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करें, तो देखिए ये -2 +4 और -6 यहाँ लिखेंगे, आप इसको नहीं चेंज करना, यहाँ लिखेंगे और उन्हें इसमें ऐड करेंगे, ये चेंज हो जाएगा और वो ये बन जाएगा। ये उन्हें ऊपर का वही रहा, इसमें वो जो आपने -2 से इनको मल्टीप्लाई किया था, जो मैंने औकात लेकर उसे यहाँ ऐड किया, तो ये बन गया। एम तो इसको 0 करना था, बाकी उसका इम्पैक्ट और जगह जाएगा, क्योंकि आप लॉजिकल रो ऑपरेशन ही कर सकते हैं, वो कर लिया जनाब। ये जीरोस हो गए, अब क्या रह गया लोअर ट्रायंगल में, इस ये इत्तेफाक से 1 है, अगर ये 1 ना होता तो हम इसको पहले 1 करते कॉमन निकाल के, लेकिन ये 1 है, ये 1 है। अब इस 1 के जरिए से हम इसको 0 बना लें तो हमारा लोअर ट्रायंगल का काम खत्म हो जाएगा। तो इसको हम -10 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दें, ये रो को -10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो ये बन गया, ये ओके, ये है। इसमें आपने किया जब -10 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 0 एंड -55, तो अब ये 0 हो गया, ये लोअर ट्रायंगल का 0 होकर आपका ये तो हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ 1s पूरे नहीं हुए आपके, इधर भी 1 लाना है, क्या करो, कॉमन निकाल लो। 1 लाने के लिए -55 पूरी रो में से आपने कॉमन निकालना है, जीरोस में से कॉमन निकलेगा तो वो अनचेंज रहेंगे, इसमें से कॉमन निकलेगा तो ये 1 हो गया, तो बाहर आप -55 निकालें और ये 1 हो गया। अब आपका ये डिटर्मिनेंट इक्वलेंट है उसके जो ऊपर से चल रहा था, ये -55 कॉमन निकल गया, पहले -3 था, ये कॉमन निकले, ये डिटर्मिनेंट की शक्ल अब वो बन गई कि यहाँ सारे 1s हैं और इधर लोअर ट्रायंगल के 0 हैं। अच्छा, हमने पीछे ये रूल सीखा भी था और अभी फिर रिवाइज कर देते हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो अब ये जो ये डायगोनल है मैट्रिक्स, इसका जो अब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसके डायगोनल पर 1 है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से इसका डिटरमिनेंट निकल आएगा, ये 1s हैं सारे, तो 1 × 1 × 1, इसका आंसर 1।
तो इसकी जगह 1 हो गया। अब हमारा ये इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 165 है। बाय डूइंग फ्यू सिंपल रो ऑपरेशंस ऑन द डिटरमिनेंट हमने उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया। आप देखें कि ये आपको भी 3 में इसका बेनिफिट नजर आना शुरू हो गया। जब आप सोचें कि ये 4/4 और 5/5 के डिटरमिनेंट जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व होते हैं, उन पर इतनी ही डिफिकल्टी पेश आएगी, कोई खास एडेड डिफिकल्टी नहीं बन रही इस तरह की, और वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इसमें मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट केस में एक फर्क ये भी है, वो मैट्रिक्स के रिडक्शन ऑपरेशंस की निस्बत, कि वो हम कॉलम पे अप्लाई नहीं करते, तो इक्वेशंस में कॉलम पे अप्लाई करना कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ तो इक्वेशन नहीं है, यहाँ तो डिटरमिनेंट है। तो यहाँ ये सारे रूल्स कॉलम्स पे भी अप्लाई हो सकते हैं। कई दफा कॉलम्स की सूरत हाल ऐसी होती है कि आपको रिडक्शन वगैरह करना आसान है या कुछ, तो आप कॉलम पे ये रूल अप्लाई करके अपना काम करें। जैसे अब मैंने आपको ये कहा, इस पे ट्राई करो। अब आप इसको कॉलम आप ऑपरेशंस के लिए इवेलुएट करना चाहते हैं, तो मे भी आप कॉलम ऑपरेशन यूज करके और इसको इसको ट्राइंगुलर वो बनाएं। वो ट्राइंगुलर अपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, तो मे बी आप इधर को ट्राइंगुलर कर लें। शायद आपके अगर ये डायगोनल है तो आपके या काफी सारे जीरोज इधर है, तो अब आप खाली इस इन दो को जीरो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखें आपके क्या किस रोज पे करना है कॉलम, यानी इन कॉलम्स पर भी ये ऑपरेशन इस्तेमाल हो सकते हैं। ये आपको मैं पहले करा चुका हूँ कि रो ऑपरेशंस, हाँ, नहीं पहले हमने को फैक्टर किया हुआ, मगर ये कि आप रो ऑपरेशन से को फैक्टर एक्सपेंशन भी रिलेट करके इस्तेमाल कर सकते हो डिटरमिनेंट के लिए। क्या को फैक्टर में भी यही होता था कि एक रो कॉलम को कट करके रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट मालूम करना होता था, ठीक है। तो वो जो रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट मालूम करना है, असल में वही को माइनर होता था, माइनर वो होता था, तो दैट इज अ डिटरमिनेंट। ठीक, जैसे आपने अगर ये मैट्रिक्स है तो आपने इसका को फैक्टर निकालना है, तो आप 3 का को फैक्टर निकालना है। 3 की जगह ये काटोगे और आप अब ये माइनर है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो माइनर है। तो अब डिटर्मिनेंट निकालने में आप ये वाले रो ऑपरेशन इस्तेमाल करो। ओके ओके, अब हमने सीख लिया डिटर्मिनेंट का, उसको समराइज करते हैं उसकी फंक्शंस को और कुछ प्रॉपर्टीज जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, इन के ए each of the n row in ka has a common factor of k, we obtain determinant of ka is kn times। अब यहाँ पर वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का फर्क आपको आ जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स वाइज अगर एक मैट्रिक्स ए होती है, अगर ये n बाई n की मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाई n ये मैट्रिक्स, ठीक। अगर मैं कहूं फाइंड ए मैट्रिक्स के ए, मैट्रिक्स के ए, मैट्रिक्स के का मतलब होगा आई विल मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बाय के। ये मैंने भी आपको एम्फसाइज कर दिया था, क्योंकि मुझे आगे हमें ये इन चीजों को डील करना है। तो ये जनाब k11 जैसे मैंने कहा, और k12 नॉट ओनली रो बट एवरीवेयर ऑल द रोज, ठीक है। k12 और इसी तरह चलते जाएंगे, और सारे आखिर तक के ANN, सारे सारे एलिमेंट, तमाम रोज कॉलम। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगले अगर आपने अब के ए का डिटरमिनेंट मालूम करना है, इसको हम देखते हैं। ओके, ये के ए मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स के। अच्छा, अब आप कहते हैं मैंने इस के ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स के ए।
ठीक है जनाब, क्या होगा बताओ? इस मैट्रिक्स के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? एनीबॉडी? डिटर्मिनेंट में अगर डिटर्मिनेंट ए आपको पता है, ये के ए मैट्रिक्स का आप कर रहे हैं, अगर डिटर्मिनेंट में एक रो से के निकालें तो डिटर्मिनेंट के टाइम्स हो जाता है। इस मैट्रिक्स में जब आप एक के रो का के निकालेंगे, पहला के, तो आपका डिटर्मिनेंट पहले मैट्रिक्स से के ए टाइम्स हो जाएगा। एक दफा के, जब पहली रो का के बाहर निकालेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगी। एक के बाहर निकालने से, यहां सारे में के था, एक के को बाहर निकाला तो आपका डिटर्मिनेंट के टाइम्स हो जाएगा, कॉमन निकाला। अच्छा जी, अब दूसरी रो का के निकालें बाहर, तो अब जनाब के दोबारा दूसरा निकला तो ये के स्क्वायर हो गया फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर आपने तीसरी रो का के कॉमन निकाला डिटरमिनेंट, तो के थ्री। इस तरह एन रोज के आपको के निकालने पड़ेंगे, तो आपका डिटर्मिनेंट पे असर के एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। आप समझे ये बात कि अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए को के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, और ये जो नई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मे भी इसका नाम मैं रख दूं मैट्रिक्स बी, ठीक है, तो इससे मैट्रिक्स, अगर ऐसी मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, तो वो जो ओरिजिनल ए का डिटर्मिनेंट था उसको आप के एन से मल्टीप्लाई करें, के से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये मैंने इसकी वजह समझा दी। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये मिस्टेक्स, कुछ चीजें जो मैट्रिसेस में ट्रू थी और हमने उसके रीजन भी देखी, ऑब्वियस भी थी और ट्रू भी थी, वो जरूरी नहीं है कि आप खट से वो डिटरमिनेंट पे अप्लाई कर दें। इट्स नॉट ट्रू कि वहां तो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स वाज इक्वल टू मैट्रिक्स ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी मैट्रिक्स वाइज, ए मैट्रिक्स में अगर ऐड करें बी मैट्रिक्स को, तो ये इज इक्वल टू सेम एज ए प्लस बी मैट्रिक्स, यानी इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करके जो आंसर आएंगे वो ए प्लस बी हर एक एलिमेंट के होंगे, और वो ए प्लस बी मैट्रिक्स उसके बराबर है। ये हमेशा मैट्रिक्स में ट्रू है, ऑलवेज। मगर डिटरमिनेंट में इसकी कोई एश्योरेंस नहीं है। अगर कोई कॉन्सिडेंस जैसे होता है, जैसे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी कहा था कि कोई ये हो सकता है कि कभी बात सिचुएशन में ए बी और बी ए हमारे बराबर हो जाएं, मगर एज ए रूल ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स में। ये मल्टीप्लिकेशन में देखें, वहां नहीं था, वहां ऐड में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी मैट्रिक्स, और ये कम्यूटेबल भी था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये चीजें वहां थी। डिटर्मिनेंट में एडवाइज नहीं है। अगर एक मैट्रिक्स ए थी एक बी थी, तो पहली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, दूसरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और उन्हें ऐड करें, इट विल नॉट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। यानी ये एक मैट्रिक्स ए प्लस बी है, ये ए है, इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसका डिटरमिनेंट निकालें, ये इक्वल नहीं होंगे नेसेसरीली। कॉन्सिडेंस होगा तो हो सकते हैं, मगर एज ए रूल नहीं होंगे, जबकि मैट्रिसेस हैं, डिटरमिनेंट्स नहीं है in general. In particular, we can say that determinant of a plus b is usually not equal to the sum of that. Okay, ये आप चेक भी कर सकते हो, जहाँ के ये एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इसका ए प्लस बी मैट्रिक्स है, आप इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करो, इसका भी करो, इसका भी करो, आप देखोगे इनका सम, डिटरमिनेंट का सम इसके बराबर। ओके, अच्छा, ये तो उसमें
ये अब एक्सेप्शंस की बात है, रूल वो हो गया। अब कब ये बराबर हो भी सकते हैं, वो ये है कि अगर एक एक rth रो पर एक सिंगल रो ऑपरेशन किया है, यानी अब इनका आपस में डिफरेंस क्या है ए बी और सी में, कि वो एक सिंगल रो ऑपरेशंस का डिफरेंस है, तो फिर ये काम ट्रू हो जाएगा कि वो ए और बी को आप ऐड करें तो फिर वो सी के बराबर हो सकता है, कि अगर सी जो है वो एक rth ऑपरेशन के लेवल पे डिफर करता है। तो चलो ये एक्सेप्शन की बात है, मगर मेजर पार्ट वही है कि सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू द मैट्रिक्स सम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। ठीक, ये वो वाला, ये जो अब बता रहा था, ये जो ये वाला, ये कि अगर एक रो पर वो ऑपरेशन है तो फिर इक्वल हो जाएंगे, वो यही बात थी कि वो सारे पे नहीं, सम एक पर। यानी ये वो बता रहा है कि फर्ज करें अगर ये एक थी, ये मैट्रिक्स 1 4, ये एक मैट्रिक्स ये दूसरी थी, इनकी सिंगल रो में लेट से अगर ये रो पर ये इन्हें सम किया, अगर ये मैट्रिसेस सम की जाती तो सारे एलिमेंट सम होते हैं मैट्रिक्स में, तमाम एलिमेंट एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज सम हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस है कि किसी रो के एलिमेंट खाली सम करके मैट्रिक्स बनी है, तो फिर ये इसका डिटर्मिनेंट और उनके डिटर्मिनेंट का सम बराबर हो जाएगा। अगर किसी एक रो या कॉलम या सिंगल समीशन से हुई है, अब आपकी जो ये मैट्रिक्स है जो सी है, इसकी ये रो इज 1 5 एंड 6, तो अब आपको क्योंकि ये इनके सम के बराबर है, तो अब हम कहेंगे इसका डिटरमिनेंट इनके डिटरमिनेंट के सम के बराबर होगा। ओके ओके। अच्छा, अब हमारे इसके वो जो है अब हम वो जो हमने अभी एलिमेंट्री मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद उसकी बात की थी, अब उनकी जिस तरह हमने मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज देखी थी, वही प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की सम अल्टरनेट प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। हमने अभी एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो पहले वहां सीखी थी वही यहाँ पे बताई। एलिमेंट्री मैट्रिक्स ये होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर एक रो ऑपरेशन करके जो चीज बनती है उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये हमने। फिर उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक दूसरा कोई एक ऑपरेशन करें, उस पहली वाली पे नहीं कर रहे, हमेशा बेसिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कोई एक ऑपरेशन करें। इस तरह आप बहुत सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, यानी आपका ये आई था, ये आपका आई, इस पे आपने ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ये आई, इस पर एक कोई एक ऑपरेशन करें, कोई एक रो ऑपरेशन करें, तो अब ये E1 बन जाएगी एक ऑपरेशन। अच्छा, फिर इसी पर इससे किया तो E1, इसी आई पर करेंगे एक कोई और एलिमेंट्री ऑपरेशन तो E2 बनेगी। ये नहीं है कि हम E1 पहले बनाए और E1 पे एक और ऑपरेशन करें तो E2 बनेगी, नहीं, ये ईज हर एक ऑपरेशन से रिलेटेड है। फिर इसी आई पे एक और रो ऑपरेशन करें तो E3, फिर इसी आई पे एक और। इस तरह ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस एक फंक्शन या ऑपरेशन को शो करती हैं। फिर इनको अगर हम ए पर किसी एक उसको अप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, तो इट इज इक्वल टू कैरी आउट दैट रो ऑपरेशन ऑन ए, ये हमने सीखा हुआ है। अब उसको डिटरमिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अगर एक एन बाई मैट्रिक्स और ई जो है ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, वही अभी जो मैंने बताई, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ इस ई को जैसे वहां हम मल्टीप्लाई करते थे, ई ए कहते थे, यहाँ बी को उससे उसमें, तो ई बी का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स सेपरेट। ये प्रोडक्ट वाइज एलिमेंट्री मैट्रिक्स पर ई बी का डिटर्मिनेंट होल्ड गुड करता है। तो अगर आपने जैसे ई बी के डिटरमिनेंट में ये ट्रू था, ये फिर मल्टीपल टाइम्स भी ई अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे हमने कहा था ए पे पहले E1 अप्लाई करें तो E1 ए बन जाता है। फिर इस रिजल्ट पर
E2 अप्लाई करें तो ये E2 E1A बन जाएगा, और फिर इस रिजल्ट पर E3 अब अप्लाई करें फंक्शन की तरह तो फिर ये बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो फिर ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी उस पर है कि बी पर आपने अप्लाई किए E1 फिर E2 अंदर से अप्लाई होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ इसने ER से शुरू किया, पहले ER फिर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग will be again product of for all this, all is and then determinant test for invertibility के अगर कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, अगर ये हम पहले कर चुके हैं कि डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो तभी इन्वर्टिबल होती है, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, ये अभी तो हमने ई से देखा था, इस प्रॉपर्टी को ई से देखा था। ओके, इस प्रॉपर्टी को मैंने अभी ई से देखा था। अब ये प्रॉपर्टी जनरली भी ट्रू है। क्या मतलब, अगर अभी तो मैंने बी को खाली ई से मल्टीप्लाई करके कहा था कि ये ट्रू है, लेकिन अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हों तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट इंडिविजुअल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन, तो ये जनरल यहाँ ई की बजाय अगर कोई भी मैट्रिसेस हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज, यानी सेम साइज के स्क्वायर मैट्रिसेस होना तो जाहिर जरूरी है, फिर ये ट्रू है। ये एक ए है, ये बी है, और ये इनको प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी है। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसका डिटरमिनेंट निकालें, तो इसका डिटरमिनेंट विल आल्सो बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटरमिनेंट्स। हमने देखा था सम में ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं थी। मेक श्योर कि आप मिक्सअप ना करो। ए प्लस बी अगर यहाँ है, लेट्स से, और फिर आप ये काम करते हैं, दैट इज नॉट ट्रू कि ये इसका सम इस डिटरमिनेंट सम इज इक्वल टू दिस, इट्स नॉट ट्रू। ये अभी मैं आपको बता चुका हूं, ओके। मगर प्रोडक्ट में इट्स ट्रू। ये ऑब्वियस चीज है कि ए, अच्छा ये हम पहले भी कहे कि इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट विल बी 1 ओवर द नॉन इन्वर्टेड मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। यानी अगर आपने ए का डिटरमिनेंट मालूम कर लिया है और आपको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट चाहिए, डोंट गेट इनटू द कैलकुलेशन ऑफ ए, स्पेशली ये प्रॉपर्टी आपको कैसे काम आती है। एक बड़ा ए है, इसके बहुत 4x4 5x5 6, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना इज ए प्रीटी डिफिकल्ट थिंग। आपने उस डिफिकल्टी से गुजरे और इसका डिटरमिनेंट मालूम कर लिया। अच्छा, अब ए का, अच्छा अब आपने अपना काम सॉल्व किया, कई जगह आपको वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, तो आपने कहीं ए इनवर्स भी सॉल्व किया। अब आपको ए इनवर्स के डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ गई, क्या आप ए इनवर्स भी जो होगा उसमें भी ये वो 5x5 या 6x6 ही होगा। इसका डिटरमिनेंट मालूम करना फिर इक्वली डिफिकल्ट है। मगर अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो आपने इसका डिटरमिनेंट मालूम करा है खाली उसका 1/ऐसा दैट होगा, तो आप फटाफट इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, अब हम इसको हम अगला ये टॉपिक हम इसको बहुत डिटेल से करेंगे, लेकिन इसके एसेंशियल्स हम अभी देख लेते हैं और आप एटलीस्ट 2x2 पर इसको कर सकते हैं। ये है कि अगर लीनियर सिस्टम्स की इक्वेशन जो हमारी होती है, हमने अभी बहुत सारी लीनियर सिस्टम्स की इक्वेशंस को देखा है, अगर वो इस फॉर्म की हो कि जैसे ये हमारा एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता था और ये हमारा एक वो वेरिएबल या अननोन का वेक्टर होता था, तो अगर ये दो इक्वल टू बी, यहाँ एक कांस्टेंट का लिस्ट होती थी, ठीक। अगर वो कह रहा है कि ये वाली राइट हैंड साइड इस एक्स वेक्टर के कांस्टेंट से, ये बी में तो कोई भी नंबर हो सकते थे ना, अब उसकी बजाय अगर इसमें सारे नंबर ऐसे हैं कि जो एक्स वेक्टर का आपका आंसर बनता है, जो एक्स वेक्टर की वैल्यूज बनती हैं उनके मल्टीपल हैं, इस एस वेक्टर का एक कोई नंबर ले लो, ये स्केलर है के की तरह, के एक्स, कोई भी कांस्टेंट से हर एलिमेंट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करने से जो वेक्टर, यानी इस वेक्टर का
लैम्डा टाइम जो वेक्टर है, अगर ये ax उसके बराबर है तो ये एक बड़ा यूनिक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिनको हमें डील करना पड़ता है, और इनमें हमें फिर ये लैम्डा का फाइंड करना और इस x का फाइंड करना दोनों की जरूरत होती है। अगर हम लैम्डा फाइंड कर लें तो हम कहते हैं हमें आइगन वैल्यू हमने फाइंड कर ली, लैम्डा के लिए हम कहते हैं ये नॉन जीरो, ठीक है। और अगर ये नॉन जीरो है, इस वेक्टर को फाइंड कर लें तो हम कहते हैं कि हमने आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया। ये काम करने के लिए हमारे पास सिंपल, हमें अब क्योंकि हम अलजबरा बहुत कर चुके हैं इसलिए अब सिंपल है, शायद शुरू में ना होता। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं कि मैं इसको, ये जो मेरा है ये लैम्डा एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मेरा किसी भी चीज को i से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, i से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हम दोनों साइडों को i से मल्टीप्लाई कर, इधर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू ए आई हो जाएगा, इधर i से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ i से मल्टीप्लाई करेंगे किसी लैम्डा को तो i, तो दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई किया नो चेंज, इधर i से मल्टीप्लाई किया वही रहा, इधर i से मल्टीप्लाई किया, तो हम ये बेनिफिट कर रहे हैं कि इस i को हम इस लैम्डा के साथ कंबाइन कर रहे हैं। i हमारा अगर ये 1 1 1 1 वाला है, जो भी साइज है हमारा a का, उसके हिसाब से जब ये लैम्डा पे मल्टीप्लाई होगा लैम्डा से, तो ये लैम्डा इन सब जगहों पे आ जाएगा, ये बन जाएगा। और फिर हमें मैट्रिसेस से डील करना, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमने i इस तरह लिया, अगर ये लिया है तो हम कहेंगे ax, इधर ax और उधर है लैम्डा, अब i से मल्टीप्लाई किया लैम्डा i x, ओके, ये हो गया, हमने i से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब हम ये लैम्डा i को इस तरफ, इस पूरी टर्म्स को इस तरफ ले आए, तो या इसको इधर ले जाएं, चले, लैम्डा i माइनस ए लैम्डा i x माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं अगर इसमें से x को बाहर कॉमन कर लूं, लैम्डा i माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हम बात कह रहे हैं। अब ये जो मैट्रिक्स हमने ये बना ली, इसमें इसका जो डिटर्मिनेंट है, तो हम इसको ये कह सकते हैं, अभी हमने यहां तक आ गए, ये लैम्डा i माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमने अभी बिल्कुल बेसिक, इसको हमारी इक्वेशन में ये प्रॉपर्टी थी, उसको खाली i से मल्टीप्लाई करके हमने उसको ये कर दिया। अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, इसका डिटर्मिनेंट का जीरो रख के हम ये लैम्डा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। यानी क्यों, आइगन वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस, अगर x जो है वो नॉन जीरो है, x जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये अगर नॉन जीरो है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये आइगन वैल्यूज हैं। अच्छा, अगर ये x नॉन जीरो है और हम फॉर ए गिवन लैम्डा आइगन वैल्यू के लिए x फाइंड कर लें तो वो आइगन वेक्टर, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो लेट्स डू दैट, कि अब इस इक्वेशन में x और उसका रिलेटेड आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ये हमें फाइंड करने हैं। इसका तरीका ये है कि हम ये जो हमने अभी निकाली थी, ठीक है, तो हम इसका नॉन आइगन वैल्यूज एंड सिंगुलैरिटी, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो फिर हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। ये अगर इक्वेशन इस तरह है कि हमें दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो तो वी कैन फाइंड द आइगन वैल्यू, इफ दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ये जो लेफ्ट हैंड साइड की चीज है, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
जिससे हम लैम्डा को फाइंड कर सकेंगे। तो बेसिकली लैम्डा फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स में ये जो x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, अगर इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है और यहां से लैम्डा फाइंड हो सकता है। ये हमारा आइगन वैल्यू को निकालने का तरीका है। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी तो फिर हम जो उसके मुताबिक जो वेक्टर निकलेगा वो आइगन वेक्टर होगा। तो अब नाउ वी हैव एवरीथिंग फॉर सॉल्विंग। एग्जाम्पल, छोटी सिंपल एग्जाम्पल ये है कि आपके वही दो लीनियर इक्वेशंस है, मगर अब ये लीनियर इक्वेशंस क्या है कि इनमें राइट हैंड साइड पे जो ये बी के लोग होते थे, ये एक्स कॉरस्पॉन्डिंग पहला, ये सारे आपके अननोन होते हैं, x1 x2 का वेक्टर होता है, उनके लैम्डा टाइम्स है। ये पहला, ये वाला पहले वेरिएबल का लैम्डा टाइप, दूसरा ओके। ये अब हम उसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं। और कि ये अगर एक तो पहले देख लो कि ये वो खास केस है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, पहले तो ये जरूरी है। तो आपके देखिए यहाँ ए एक्स है और ये आपका एक्स वेक्टर के लैम्डा टाइम्स चीजें, लैम्डा एक्स। अगर ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स है, अब इसकी जो अभी हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ये होगी लैम्डा आई माइनस ए, हमने कहा है जिसको हमें जीरो करके सॉल्व करना है लैम्डा का, तो वो हमारी ये होगी। ये हमने पीछे देखी थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये होती है इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रखने से लैम्डा निकलेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब हमें चाहिए क्या, लैम्डा आई माइनस ए, ये लिखा हुआ है। ये कैसे आया, मैंने आपको अभी ये बात समझाई कि आपका अगर ए जो है, यहाँ ए आपका 2/2 है, ये देखिए ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का 2/2 है। तो एक आप आई लीजिए, I2/2, इसको I2 कह सकते हैं, I2 लीजिए, 2/2 का है ए, तो ये आप कहेंगे 1 1 0 0, ये आपका है। ओके, I2, ये आई है हमारा इस केस में। इस आई को, ये 2 हम नहीं लिखते, लेट से आपको कंफ्यूजन, आई आपका ये 2/2 का, इसको आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, लैम्डा से मल्टीप्लाई, लैम्डा आई का मतलब है हर एलिमेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई हो, ये भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो, ये भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो, बाकी लैम्डा से मल्टीप्लाई होंगे तो अनचेंज होंगे। अब आप कह रहे हो लैम्डा आई माइनस ए, तो माइनस ए मेरा क्या है, ए कोएफिशिएंट वाला है 1 3 4 2, ये मेरा ए। तो अगर मैं ये चीज सॉल्व करूं तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मेरा ये हो जाएगा लैम्डा -1, पहला हो जाएगा लैम्डा -1, दूसरा हो जाएगा 0 -3 -3, तीसरा हो जाएगा 0 -4 -4, चौथा हो जाएगा लैम्डा -2 लैम्डा -2। ये मैंने ये लैम्डा आई -1 को यहाँ ये कर लिया। अब ये जब हो गया मैट्रिक्स ये वाली, तो इसमें ये एक्स पार्ट जो है उसका डिटर्मिनेंट को मैं 0 रखूंगा। तो अब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, उसको 0 कर रखेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये आप मल्टीप्लाई करें और ये करें तो ये बन जाएगा, ये आपको 0। अब आप ये इक्वेशन है, इसके सॉल्व करके आपको लैम्डा या आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। यू नो फ्रॉम योर कॉलेज अलजेब्रा कि ये क्वाड्रेटिक को कैसे, ये इसके फैक्टर बनाओ जिनका सम ये बनता हो, यू डू दिस एक्सरसाइज। तो इसके दो फैक्टर 5 और -2 ऐसे हैं जिनका सम जो है वो -3, ये -10 है, इनफैक्ट -5 एंड +2 का जो है वो -3 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे फैक्टर बनाइए जिनका सम ये है, वो आपने बना लिए। ओके, लैम्डा की ये आंसर आ गया, ये लैम्डा के आंसर आ गए। अब उन आंसर्स को आपने यूज करके, ये इक्वेशंस हैं इनमें वैल्यूज निकालनी है। तो आपके अगर ये आप आंसर पहला क्या, -2 डाला आपने इसमें,
लैम्डा की जगह -2 लिखा, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। यहाँ -2 लिख दें तो यहाँ भी -2, तो आपकी ये दो इक्वेशनें बन जाएंगी, उन्हें आपने सॉल्व करना होगा। अगर आप इसमें 5 डाल दें दोनों में तो फिर दो इक्वेशनें बन जाएंगी, उनको सॉल्व करना होगा। तो एक लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए सॉल्व करो, एक लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, और जो आंसर आए वो आंसर आपके आइगन वेक्टर। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है कि इस केस में जब आप ये लैम्डा को लेट से -2 रखोगे तो आप ये देखोगे क्या बनेगा, -3 और -3, ये अब पहला लैम्डा रख रहे हैं, और दूसरा बनेगा -4, और ये लैम्डा को -2 रखा है, -4, ये आपका a हो गया, और ये आपके ये x1 x2 हो गए। ओके ओके, और ये आपका इक्वल टू 0 हो गया, 0 0। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आप पहली इक्वेशन लें, उसके ये इक्वेशन लिखें, पहली इक्वेशन लिखें -3, ये पहली ऊपर की इक्वेशन लिखेंगे, -3x1 -3x2 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा, कॉमन निकाल के, x1 प्लस x2, -3 कॉमन निकाले, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, और नीचे की इक्वेशन क्या बनेगी, वो भी यही बनेगी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इसमें आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आपको एक जनरल वेरिएबल लेके सॉल्यूशन करना होगा। कि आप कहोगे कि यार सपोज आपको x2 नहीं निकाल सकते आप, सपोज x2 इज कोई t, यहाँ t ले लिया, सम वेरिएबल, x2 इज सम वेरिएबल, x2 इज से अगर t है तो आपका x1 विल बी -t, तो ये इसकी वैल्यूज निकलेंगी यहाँ पर। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली सिचुएशन है, क्योंकि एक रो 0 हो गई, वो डिपेंड। तो अब आपका वेक्टर क्या बना, आंसर क्या बना, कि अगर आपका x2 इज t तो x1 इज -t, ये आपका आंसर आया पहले का। इसी तरह दूसरे के आंसर आया 3t/4 और t, यानी अगर नीचे को t रखें तो आपका ऊपर 3t/4। तो ये जो दो आंसर हैं ये आपके आइगन वेक्टर है। हमने आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालना सीख लिया। अब आपके लिए यह है कि आपको होमवर्क आपका इसमें, आपको फॉर्मल होमवर्क, इसका होमवर्क ये है कि मैंने यहाँ आपको एक 3 वाली भी दे दी है, उसका आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है। चलो, फिर आपको एक प्रॉब्लम भी दे देंगे कि यही आप अगर बड़ी इक्वेशन है तो कैसे, यानी फिर ये लैम्डा पावर 3 का होगा, लैम्डा पावर 3 में कैसे फाइंड करते हैं आप लैम्डा की वैल्यूज, बस ये फर्क है। और आप 3 वाले भी हल कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने दिए, इसको गो थ्रू कर लें और फिर आप अपना असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, Yes, sir. एनी क्वेश्चन? ओके, No, sir. सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर करंटली वो सिलेबस एक बार शो कर दीजिएगा मुझे, कंटेंट जो है हमारा वो मेरे से मिस प्लेस हो गया। सिलेबस, जी जी, सिलेबस से क्या मुराद? कंटेंट्स, कॉन्टेक्ट कंटेंट, सर, हमारे कंटेंट जो हैं। जी जी कंटेंट ऑफ द कोर्स, अच्छा वो जी जी आपसे हो गया तो कोई मसला नहीं है। हमने सारे लेक्चर्स गूगल क्लासरूम पे डे 1 से डाले, और हमने जी सर, लेकिन अगर आप, जी सर अगर आप एक बार दिखा दे तो मेहरबानी होगी आपकी। गूगल क्लासरूम में जो लेक्चर्स डाले हुए हैं, जी जी लेक्चर है, लेकिन सर वो टॉपिक जरा वो देखने हैं मैंने, क्योंकि एग्जाम आ गया ना आगे। अच्छा अच्छा, ओके, जी तो अब ये कर सकते हैं, ओके, अब ओके, अब फिर ये करते हैं कि आप पहले तो जी उन्हें देखो, गूगल क्लासरूम को एक्सेस करो, मेरे पहले लेक्चर में ये सारे कंटेंट्स हैं, उन्हें देखो। जी जी फिर जो अब हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम उन कंटेंट्स को भी डिस्कस कर लेंगे, बट वो आपका यूट्यूब पे मैंने उन कंटेंट्स को भी डिस्कस किया हुआ है, जी सर, लेक्चर ओके सर, कोई गूगल क्लासरूम में भी पढ़े हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फर्दर क्या है कि वो कंटेंट्स देने के बाद रियल थिंग ये है कि हमने उसको फॉलो किया है, और उसकी ये जो लेक्चर्स हैं
ये उस कंटेंट्स की फॉलोइंग है। तो अब आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस फॉर द एग्जाम क्या है? व्हाट वी कवर्ड इन द क्लास एंड व्हाट असाइनमेंट्स वी गेव यू इज ए, आपने क्या सीखना है वो ये है, उसी कंटेंट से है। मगर अब वो बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया कि यार वो कंटेंट के मायने ये थे कि ये सीखो, एक एक स्लाइड सीखो, उसके बारे में एग्जाम्पल्स करना आती हो, उसके बारे में प्रोजेक्ट्स आपने खुद समझ के किए हो। सो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। आप समझे? वो कंटेंट की जी सर, लिस्ट ऑलराइट। अपनी जगह है, उसकी बुक हमने आपको दी है, 2 बुक्स दी हैं, बुक दी है, कंटेंट्स दिए हैं, फिर उसको स्लाइड्स में फॉलो किया है। अब वो स्लाइड्स और उनकी एग्जांपल्स और उनके प्रोजेक्ट्स आर द रियल प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। ठीक? वर्क सर, ऑलराइट। ओके। फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उन कंटेंट्स को एक दफा फिर गो थ्रू कर दूंगा इसी कॉन्टेक्स्ट में कि हमने क्या कवर किया है, तो कोर्स क्या है। सही है? सर ऑलराइट। एक्चुअली मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास तो आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम है हमारा और हॉलीडेज हैं 10 से 10 to 16, 17 को एग्जाम है हमारा, अच्छा, तो चलिए फिर अब पहला आपके पेपर। लिए फाइनल आपके कंटेंट्स फॉर एग्जाम अगर ऐसा होगा तो ये हैं। अब ये समझ लिया, अच्छी बात है आपने रेज कर दिया कि जी सर। everything we covered in the class, उसका समझना, everything we covered, all the slides and YouTube पे वो मौजूद है हमारा, we covered, उसकी एग्जाम्पल्स और उसके प्रोजेक्ट्स। आज हम आपको एक प्रोजेक्ट और दे देंगे यहाँ तक के कंटेंट्स का। अगर इसके बाद क्लास नहीं होती तो हमारे कंटेंट्स यहाँ तक हैं, ऑल द स्लाइड, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके एग्जाम्पल्स, उनके प्रोजेक्ट्स। ठीक है? और उनका मटेरियल इन बुक, ये हम बिल्कुल बुक्स, ये देखिए स्लाइड कट आउट फ्रॉम द बुक भी है। तो एग्जैक्ट फॉलोइंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द बुक एंड स्लाइड्स एंड प्रोजेक्ट एंड एग्जाम्पल, ये आपकी एब्सोल्यूट प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम है। इवन आप शुरू में जो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है, अगरचे वो इससे मैच करेगी मगर वो तो बहुत ब्रीफ है, वहां से आपको ये आइडिया नहीं मिलेगा एग्जाम का। एग्जाम का आइडिया ये है जो मैंने आपको अभी बताया, प्रिपेयर एग्जाम एज पर दिस थिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यू विल डू गेट 100%। देखो मैथ्स में तो ये होता है कि गेटिंग 100% इज नॉट अ प्रॉब्लम, सो यू, आई कैन अश्योर यू कैन गेट 100% अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग के साथ इस मटेरियल को हैंडल करते हो। सही है? जी सर, ओके, राइट। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज। और सर अल्लाह हाफिज।